हेलो नमस्कार। आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 4 है। पिछली 3 क्लासेस को देखे बिना ये भी आपको समझ में नहीं आएगी, तो पिछली 3 क्लासेस को अच्छे से देखें, क्योंकि सबसे पहले तो हमने यहाँ पे स्टार्ट ही रिवीजन से कर रखा है। तो पहले वाले वर्ड्स आपको याद होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होगा और वही आपको चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करेगा। तो लेट्स सी कि कौन कौन से वर्ड्स हमने आज तक सीख लिए हैं। तो पहला था शब्द था इम्पीरिकल। क्या प्रोनाउंस कैसे करोगे? इम्पीरिकल। और ये एडजेक्टिव है, क्यों है ये तो सीधा सीधा यहाँ से पता लग रहा है, एल दे रखा है। प्रैक्टिकल जो है, जो आइडियाज़ पर बेस्ड नहीं है, जो सैद्धांतिक नहीं है, प्रयोगों पर आधारित है, वो इम्पीरिकल है। क्लेमेंसी को हमने वर्ड कैटेगरी दी थी नाउन, सेंटेंस में देख के वैसे पता लग जाता है। क्लेमेंसी का मतलब मर्सी होता है, क्लेमेंसी का मतलब काइंडनेस होता है, दया को बोलते हैं। डायलेमा जो है वो नाउन है, इसका मतलब बताया था प्रेडिकमेंट होता है, कॉन्ड्री होता है, डिफिकल्टी होता है, दुविधा को बोलते हैं। व्हेन यू आर बिटवीन टू ऑप्शंस एंड यू डोंट नो विच वन इज़ टू बी पिक्ड, तो फिर आप डायलेमा में हैं। और मैंने कहा था इस बारे में एक बात विशेष कि इनर डायलेमा होता है, ये फिक्स्ड फ्रेज आपको याद रखनी है, कहीं ना कहीं आपसे पूछ ली जाती है। कंटेंट है वो एक वर्ब है, इसका मतलब क्लेम या असर्ट होता है, दावा करना जिसको बोलते हैं। परपट्रेट है वो वर्ब है, इसका मतलब टू कमिट अ क्राइम या फिर डू समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करना या अपराध करने को बोलते हैं परपट्रेट। क्यू है, इसका मतलब है संकेत, तो इसको सिग्नल या हिंट हमने कहा था, साइन कहा था। स्टैंड स्टिल एक नाउन है, इसका मतलब ग्रिडलॉक होता है, डेडलॉक होता है, या होल्ट या स्टॉप गतिरोध को बोलते हैं। टेक इट स्टॉल है ये फ्रेज है, जिस तरीके से मुझे ये सब चीज़ें याद आ रही हैं वैसे आपको याद आनी चाहिए। टेक इट स्टॉल एक फ्रेज है, इसका मतलब है हैव एडवर्स इम्पैक्ट, बुरा प्रभाव डालना। रकस है वो एक नाउन है, इसका मतलब होता है ट्यूमल्ट कह सकते हो, या फिर डिन कह सकते हो, या फिर टर्मोइल कह सकते हो, मतलब एक प्रकार से नॉइज है, डिन है, ये सब चीज़ें होती हैं। शोरगुल को, उथल पुथल जो होती है उसको बोलते हैं। कंटेंशियस है वो यूएस दे रखा है इसलिए एडजेक्टिव है, इसका कंट्रोवर्शियल या डिस्प्यूटेबल इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को याद होंगी। तो क्लास नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में जो हमने देखा था उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। प्रेजेंट सिंपल का एक वाक्य आप बना के देखो, बना पाते हो क्या? वह मुझसे मिलता है, ये कोई सेंटेंस है अगर, तो क्या ये आप ट्रांसलेट कर पाते हो? ये देखें, इसमें मैंने बताया था कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसके अंदर लास्ट में वर्ब के एंड में ता है, ते है, ती है मिलेगा, वो कहलाएगा क्या? प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्या बनाएंगे? वह मुझसे मिलता है, वह के लिए ही मिलता है, तो मिलने के लिए। मैंने कहा था कि इंग्लिश में क्रिया अपने कर्म से पहले आती है, ऑब्जेक्ट से पहले आती है। ही मीट्स मुझसे, मी, ही मीट्स मी। जब आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है? तो ही के साथ में डजंट लगाते हैं। बताया था कि डज आने पर, डू आने पर बेस फॉर्म लगती है, तो मीट्स नहीं आएगा, मीट आएगा, और मी, ही डज नॉट मीट मी। जब आप इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको बाहर निकाला जाता है, तो डज ही मीट मी, ये हो जाएगा इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या वह मुझसे मिलता है और क्या वह मुझसे नहीं मिलता है, जब ये बनाओगे तो ये जो नेगेटिव सेंटेंस है इसी को ही आप इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करोगे, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव मिलता है, मीन्स आप हेल्पिंग वर्ब को निकालते हो बाहर। तो डज ही नॉट रह गया अपने स्थान पे, तो डज ही नॉट मीट मी ये हो सकता है, या डजंट ही मीट मी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि वो चीज़ें जो बताया था बेसिक ये भूलना नहीं है। ये कहाँ हेल्प करेगा ये तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से आपकी हेल्प करेगा। इस तरह के सेंटेंसेस आपको सीखने हैं। तो ये तो था जो पिछले हमने सेशन के अंदर देखा था। कुछ और वाक्य भी आप कोशिश करिएगा और बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। अब दूसरी जो चीज़ है आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नई स्लाइड ले लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरा टेंस, दूसरी टेंस की कंडीशन। मैंने आपको कहा था कि एस्पेक्ट 2 होते हैं, टेंस 2 होते हैं, टाइम 3 होते हैं। तो ये कंटिन्यूअस जो है ना, इसमें एस्पेक्ट के नाम पर आपके पास प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है। अगर यहाँ पे आप जानें कि एस्पेक्ट कौन सा है तो ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है। वेरेवर यू सी कंटिन्यूअस, वहाँ पे एस्पेक्ट कौन सा होगा? प्रोग्रेसिव, क्योंकि यहाँ पे क्रिया आईएनजी फॉर्म में आएगी, मीन्स वो कंटिन्यू हो रही होगी। इसका मतलब वो क्रिया अपूर्ण क्रिया कहलाएगी, और अपूर्ण क्रिया का नाम ही क्या था? प्रोग्रेसिव। जहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं वहां समझ लेना है कि आप इज, एम या आर की बात करते हैं।
जहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं समझ लेना कि वो V0 के साथ ING, मतलब कंटिन्यूअस जहां भी आएगा वहां पे बेस फॉर्म के साथ ING आएगा। ये बात हम पहले ही जान चुके हैं कि बेस फॉर्म के साथ ING आता है। बेस फॉर्म वही है जिसके साथ ING आता है। आपको पता होना चाहिए कि I है, I के साथ में हम M लगाते हैं, U है, V है, या दे है, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है। अंग्रेजी में प्लूरल के बारे में बताया था कि जो भी एक से ज़्यादा होगा वो सब प्लूरल है। तो इनके साथ में हम क्या लगाते हैं? आर। आई के साथ में लगाते हैं एम। इन सभी शब्दों के साथ क्या लगाते हैं? आर। और अगर आपके पास दे रखा है ही, शी, इट, किसी का भी नाम या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों, एक वचन करता हो, मतलब संख्या में केवल एक हो, तो वहाँ पे इज लगता है। ये बेसिक बातें भी बता रहा हूँ ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे लगता है इज। ये तो इस बारे में हुआ कि इज एम आर कहाँ लगेगा। अब प्रश्न ये है कि इसमें सेंटेंस का जो मॉडल सेंटेंस था वो क्या बनेगा। मैंने वहाँ लिखा था वह क्रिकेट खेलता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा वह क्रिकेट खेल रहा है। वह क्रिकेट खेल रहा है। अगर आपने हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी सीख लिया इन 12 कंडीशन से, तो आप समझना कि इंग्लिश कितने अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या होंगे, कौन से शब्दों से आप पहचान करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो कीवर्ड्स यहाँ पे होंगे, किसी भी क्रिया के बाद में आपको रहा है या रहे हैं या रही है ये मिलेगा। क्रिया के एंड में सबसे पहली शर्त तो यही है क्रिया हो और उसके साथ में आपको ये मिले। ठीक है, रहा है, रहे है, रही है। क्रिया के बाद में अगर आपको मिलते हैं तो मान के चलें कि वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चारों वाक्य आपको पता होने चाहिए। वह क्रिकेट खेल रहा है, क्या बनाओगे? सब्जेक्ट है ही के साथ क्या लगाते हैं? इज। और खेलने को क्या बोलते हैं? प्लेइंग। प्ले की तीनों फॉर्म पता ही है, प्ले, प्लेड, प्लेड। और प्ले रेगुलर वर्ब है, ये मैंने कहीं पर आपको बताया था कि रेगुलर वर्ब का मतलब होता है जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी से एंड होती है, वो रेगुलर वर्ब है। तो यहां पे इसका हो गया ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। दूसरा, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो आप बनाओगे ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। भी नोट लगा दो तो नेगेटिव बन जाता है, और याद रखेंगे कि नोट है वो एडवर्ब होता है, बताया था जब वर्ड कैटेगरी पहचानी थी, एडवर्ब ऑफ निगेशन कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में नोट लगता कहाँ पे है? तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। मीन्स अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नोट मिलेगा नहीं, ये ध्यान रखना है। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लो, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। और जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव आप बनाते हो तो क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, और ये तरीका है कि आप नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करो, इज को बाहर निकालो, तो क्या बचता है? इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। या फिर स्पोकन में जनरली हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, और वो सही भी है, खैर इजंट कर दो, इजंट ही प्लेइंग क्रिकेट, वो भी सही हो जाएगा। तो ये 4 सेंटेंसेस के टाइप बनेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। वहाँ क्या बना था? ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ क्या बन रहा है? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। दोनों के बीच का अंतर आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ तक का तो आप नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके, और इसके बाद अब हम जब बात करें कि कौन से एडवर्बियल हिंट्स हैं, किन हिंट्स के होने पर, किन शब्दों के होने पर हम यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पिक करेंगे, तो इसके लिए सब हिंट्स होते हैं। दीज डेज आपको मिल सकता है। दीज डेज का मतलब इन दिनों। हर एक छोटी छोटी बात बताता चल रहा हूँ, जहाँ कहीं भी आपको लगे वीडियो को रोक कर और लिखना शुरू कर देना। दीज डेज या नाउ या एट दिस टाइम, ठीक है, या एट दिस मोमेंट, कई बार एट द मोमेंट भी मिल सकता है, सीधा सीधा एट द मोमेंट। भैया एट दिस मोमेंट का, नाउ का मतलब अब है, एट दिस टाइम का इस समय है, एट दिस मोमेंट का इस क्षण है, एट द मोमेंट का मतलब भी इस क्षण है। इसके अलावा क्या मिलेगा? इसके अलावा आपको कई बार लुक मिल सकता है। भाई आप किसी को बोलो लुक, देखो, और फिर आप कहो कि भाई ऐसा हो रहा है, उस चीज़ को दिखाना चाहें, उस मोमेंट क्या हो रहा है, तो आप लुक का प्रयोग कर सकते हो। आप लिसन का यूज भी कर सकते हो, देखो, सुनो, है ना। ये इंपेरेटिव होना चाहिए। ये सब क्या है? इंपेरेटिव होना चाहिए। इंपेरेटिव में कोई जरूरी नहीं है केवल यही हो, ऐसा भी हो सकता है हेल्प करो,
हेल्प, सहायता करो, और सहायता उस समय किसी मुसीबत में फंस रहा हो, उसको वो दिखाना चाहे, उसके लिए लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो तीनों चीज़ें मैंने लिखी हैं ये सब कैसी होनी चाहिए, इम्पेरेटिव। अब आप पूछो कि ये इम्पेरेटिव क्या है, तो सेंटेंस के स्टार्ट में ये आ जाएं, किसी को आप कहें देखो, किसी को आप कहो सुनो, किसी को कहो सहायता करो, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा सकते हैं। ठीक है, इनको नोट करें। और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस, एग्जाम्पल के लिए बताया था ईजी यूज करना है। ई का मतलब एग्जाम्पली होता है, जी का मतलब ग्रेशिया होता है। उदाहरण के तौर पर इस ई स्मॉल आएगा, है ना। जैसे देखो एक सेंटेंस है, लुक दे आर प्लेइंग। ऐसे एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, हेल्प आई एम फॉलिंग डाउन। या फिर लिख दिया लिसन शी इज शाउटिंग। या फिर लिख दिया दीज डेज। हम इस सेशन के एंड में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो ध्यान रखेंगे आप जो कुछ भी सीख रहे हैं वो अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। दीज डेज ही इज लर्निंग इंग्लिश। माई फ्रेंड्स आर टेकिंग रेस्ट नाउ। तो ये सारे वाक्यों को ट्रांसलेट करके भी देखना है आपको। ऐसा क्यों है, क्योंकि बताया था मैंने कि इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों को ये अप्रोच अपनानी पड़ेगी ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आपकी डेवलप हो। क्योंकि जब हम बात करेंगे PQRS की, जब हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट की, जब हम बात करेंगे पैसेज की, तो वहाँ ये सब दिक्कत आने वाली है आपको। वहाँ पे आपको टेक्स्ट पढ़ने की हैबिट यहीं से डेवलप कर लेनी है। तो पहला कह रहा है लुक दे आर प्लेइंग, देखो वे खेल रहे हैं। दूसरा है हेल्प आई एम फॉलिंग डाउन, सहायता करो, क्यों, क्योंकि मैं गिर रहा हूं। सुनो, वह चिल्ला रही है। इन दिनों वह अंग्रेजी सीख रहा है। मेरे मित्र अब आराम कर रहे हैं। तो हमने इनको ट्रांसलेट कर लिया है। ठीक है, अब समझिए कि क्यों यहां पे इज एम आर के साथ ING आ रहा है। यहां देख रहे हैं कि आर के साथ ING है, यहां देखो एम के साथ ING है, यहां इज के साथ ING है, यहां इज के साथ ING है, और यहां आर के साथ ING है। क्यों हुआ ऐसा, तो कोई ना कोई हिंट है यहां पे। तो आप देखिए एडवर्बियल हिंट, लुक है इंपेरेटिव है, किसी को कह रहे हो देखने के लिए। हेल्प है इंपेरेटिव है, लिसन है इंपेरेटिव है, दीज डेज है, और नाउ है। इस कारण से ऐसा हुआ। तो ये जो शब्द हैं, ये जो एडवर्बियल्स हैं, ये आपको बताते हैं कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना है, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट लगाना है। ठीक है, अच्छा एक बार तो इसको नोट करें और फिर एक बात का आंसर आपको करना है। बॉक्स बनाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम इस बॉक्स में ले लेते हैं। लिसन और हियर में डिफरेंस क्या है, लिसन और हियर क्या डिफरेंस है दोनों में, ये बताना है, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लो। तो देखिए लिसन जो होता है ना, ये होता है ध्यान से सुनना, है ना। ये होता है अटेंटिव तरीके से सुनना। अटेंटिव का मतलब होता है पूरा ध्यान लगाकर, अटेंटिव होकर सुनना। और ये आप या तो सुनाई देना हो सकता है, या किसी से सुना है आपने तो हो सकता है सुनाई देना, या किसी से सुनना। समझ रहे हो, किसी से सुनना हो सकता है, सुनाई पड़ना हो सकता है। ये होता है क्या, हियर। जनरली हियर के साथ में ING की बात हम करते हैं, वो सब बातें बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लो कि जब मैं ये कहूँ कि मेरी बात सुनो, तो ये क्या है, ध्यान से सुनो। और जब आप सामने ही बैठे हो और उस समय मैं कह रहा हूँ, लाइव कह रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, लिसन टू मी बोलोगे। उसकी बात सुनो, लिसन टू हिम बोलोगे, है ना। और हियर क्या होगा कि मैंने ये बात सुनी, आई हर्ड, मतलब आपको या तो वो सुनाई पड़ी है, अपने आप कानों में आ गई, या आपने किसी से सुनी है, तो आपने जिस व्यक्ति से बोला है उससे नहीं सुनी ये बात, तो फिर आएगा हियर। ये दोनों में डिफरेंस होता है, इन सबको नोट करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, एक बहुत ही काम की चीज बता देता हूं।
एक सेंटेंस हो ही इज ऑलवेज फाइटिंग विद अदर्स, ही इज ऑलवेज फाइटिंग विद अदर्स। आपको यह बताना है कि क्या यह सेंटेंस सही है। ही इज ऑलवेज फाइटिंग विद अदर्स। अगर आपने बहुत अच्छे से पिछले सेशंस को देखा है, सब कुछ याद अगर आपको है, तो आप कहोगे कि यह गलत है। और गलत इसलिए है क्योंकि ऑलवेज दिख रहा है आपको। ऑलवेज होने पर हम प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं, पिछले ही क्लास में हमने बात की थी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहां पे ये सेंटेंस सही है, तो यहां एक विशेष कंडीशन की बात है। तो याद क्या रखना है आपको, जब जब आपको कोई परसिस्टेंट हैबिट दे रखी हो, परसिस्टेंट हैबिट का मतलब होता है ऐसी कोई आदत जो लगातार काम मतलब हो रहा है ना, ऐसी आदत जो लगातार आपके द्वारा यूज की जाती है। साथ में क्या है, साथ में होना चाहिए अनोयंस या इरिटेशन, साथ में होना चाहिए अनोयंस या इरिटेशन। अनोयंस या इरिटेशन का मतलब खीज होता है, चिढ़ होता है। तो कोई व्यक्ति चिढ़ते हुए अगर किसी परसिस्टेंट हैबिट को डिनोट करता है, मतलब हमेशा होने वाली आदत को डिनोट करता है, तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्थान पर। ध्यान रखिएगा, ये ऑलवेज जो है ये दिखा रहा है कि परसिस्टेंट हैबिट है, ये कोई ऐसी आदत है जो रूटीन में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, लगातार यूज की जाने वाली आदत है। और चूंकि ये कह रहा है कि वो हमेशा लड़ता रहता है, इसका मतलब बोलने वाला इस बात से खुश भी नहीं होगा निश्चित रूप से, क्योंकि लड़ रहा है तो नेगेटिव बात कर रहा है। तो जब आप कह रहे हो कि वो हमेशा लड़ता रहता है, तो ये परसिस्टेंट हैबिट होने के साथ साथ आपके अनोयंस या इरिटेशन या आपकी खीज या चिढ़ को भी, आपके गुस्से को व्यक्त कर रहा है। तो जब आप किसी परसिस्टेंट हैबिट को देखते हो कि वो स्पीकर ने गुस्से से व्यक्त की है, ऐसे केस में ऑलवेज होने पर भी क्या लगेगा, ये ऑलवेज के साथ ही है केवल, ऑलवेज होने पर भी क्या लगेगा, इज एम आर के साथ आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगेगा। ये वाली बात सत्य है, सही है, नोट डाउन कर सकते हैं आप इसको। और नोट डाउन के लिए मैंने एक फ्रेजल वर्ब बताई थी, वो रिकॉल कर दूं, टेक डाउन। सब चीज़ें इतनी बार रिवाइज कर लेनी है कि जिंदगी में कभी भी दोबारा सुने तो वो आपको बिना कोई प्रयास के याद आ जाए। ठीक है, टेक डाउन होता है, नोट कर लीजिए सबको। अब अगली बात हम करें, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका आता है। मैं कुछ कैटेगरीज बनाऊं। एक होती है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अब पहले तो मैं इन्हीं की बात कर लूं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कह दो, या इसको मैं एक कैटेगरी और दे सकता हूं, वर्ब्स रिलेटेड टू सेंसेज। ऐसी क्रियाएं जो किससे संबंधित हो, ज्ञानेंद्रियों से, है ना। तो इस कैटेगरी की बात करें एक बार, उसके बाद कुछ और कैटेगरीज की बात भी करेंगे। परसेप्शन का मतलब है कि आप परसीव कैसे करते हो कोई चीज को। परसीव का मतलब है ग्रहण कैसे करते हो। जैसे सुनते हो तो सुनते किससे हो, कान से। देखते हो तो देखते किससे हो, आंख से। फील करते हो तो त्वचा से। अगर कोई स्मेल लेते हो तो नाक से, है ना। और कोई टेस्ट लेते हो, स्वाद लेते हो तो जीभ से। इन जो 5 चीजें मैंने बताई हैं आपको, सेंसेस का मतलब क्या है, सेंसेस का मतलब है आई, फिर आप कहें नोज, या आप कह दें स्किन, टंग और ईयर। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, पता ही है आपको। आंख है, नाक है, त्वचा है, जीभ है, कान है, ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों को इंग्लिश में कहते हैं सेंसेस। इनसे संबंधित जो क्रियाएं हैं कौन कौन सी होती है, देखो। सी या लुक, देखना, आंख का काम है। आपका जो हियर है, सुनना, इसमें लिसन शामिल नहीं करेंगे आप, ठीक है। हियर, ये कान का काम हो गया। फील, महसूस करना, ये त्वचा का काम हो गया। टेस्ट, स्वाद लेना, ये जीभ का काम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें क्या ले सकते हैं, स्मेल, सूंघना, स्मेल लेना, ये नाक का काम हो गया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जनरली ये जो वर्ब्स मैंने लिखी हैं जो रिलेटेड टू सेंसेज हैं, इनके साथ में आईएनजी नहीं लगता है जनरली। ऐसा नहीं है कभी नहीं लगता है, लेकिन आईएनजी सामान्य केस में तो नहीं लगता है इनके साथ। क्यों? कभी कभी तो ये स्टेटिव वर्ब बन जाती हैं, मतलब ऐसी क्रिया जिसमें आईएनजी ना लगे। कभी कभी ये प्रोग्रेसिव वर्ब बन जाती हैं, डायनामिक वर्ब बन जाती हैं जिनके साथ आईएनजी लगे। घबराना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात तो मैंने उन क्रियाओं की बात की है जो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित हो। ज्ञानेंद्रियां ये 5 होती हैं, इन्हीं की क्रियाओं को मैंने यहां लिखा है। इन क्रियाओं में सामान्यतया आईएनजी नहीं लगेगा।
कैसे समझना? अगर मैं लिखूं द मैंगोज आर टेस्टिंग स्वीट। अब आप एक एक एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि ये जो आम है वे आम है, और निश्चित मैंने द इसलिए माना क्योंकि कोई सामने है आपके आम, उनकी बात कर रहा हूं। ये जो मैंगोज हैं इनका टेस्ट स्वीट है। तो क्या टेस्ट का मतलब क्या है यहां पे, ये समझना है। अब यहां पे दो प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि टेस्ट का मतलब क्या है। क्या टेस्ट का मतलब है स्वाद लेना? क्या टेस्ट का मतलब है स्वाद लेना, या फिर इसका मतलब है स्वाद आना? इतना सा आप आंसर देखें अपने आप से कि क्या चीज है ये। अगर इसका मतलब स्वाद लेना है तब तो क्या है, आईएनजी लग जाएगा, तब तो आईएनजी लग जाएगा। और स्वाद आना है तो आईएनजी नहीं लगेगा, इतनी सी बात है। मैं ये मार्क मैंने किए हैं इसलिए किए हैं कि आईएनजी नहीं लगेगा, यहां आईएनजी लग जाएगा, है ना, स्वाद लेना है तो मैंगोज तो स्वाद ले नहीं सकते। यहां तो है कि मैंगोज मीठे हैं, आम का स्वाद मीठा है, तो ये स्वाद अपने आप आ रहा है। जो व्यक्ति खा रहा है आम, उसको यहाँ पे स्वाद आ रहा है कि मैंगोज का स्वाद है वो मीठा है। इसका मतलब मैंगोज तो यहाँ पे स्वाद ले नहीं रहे। तो जब स्वाद लेना अगर मीनिंग होता तो ही हम इसमें आईएनजी लगाते, और अगर स्वाद आना है तो आईएनजी नहीं लगाएंगे, इसको हटाएंगे और इसकी जगह लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेस्ट। चूंकि मैंगोज प्लूरल है तो यहाँ पे टेस्ट आएगा। टेस्ट तो आएगा नहीं, एस और यस नहीं जुड़ेगा, ये हम पिछली क्लास में बात कर ही चुके हैं। तो मैंगोज का स्वाद स्वीट है, टेस्ट लगाना है, टेस्टिंग नहीं लगाना है। समझ में आ रही है बात? ये आपको एक एक एग्जाम्पल समझना है। सब में नहीं पॉसिबल है ये, हियर में ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली आपको ऐसा मिल जाएगा कि अपने आप वो क्रिया हो रही है या जानबूझकर हो रही है। अगर कोई व्यक्ति इस क्रिया को अंजाम दे रहा है तो ये फिर डायनामिक वर्ब बन जाती है, ग्रामर की भाषा की अगर बात करूं। और ये खुद ब खुद अगर क्रिया होती है तो ये स्टेटिव वर्ब बन जाती है, ठीक है। लेकिन ये चूंकि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं इसलिए मैंने इतना नाम नहीं लिया। इतना समझिए कि टेस्ट का मतलब स्वाद लेना है तो आईएनजी लगाओ, स्वाद आना है तो आईएनजी मत लगाओ। ये तो टेस्ट के विषय में हुआ। अच्छा, इसको प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे फिर, और इसको जब मीनिंग निकालोगे, प्रेजेंट सिंपल में हमने क्या देखा था, ता है, ते है, ती है आता है। लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे थे जहाँ पे ता है, ते है, ती है मीनिंग नहीं आते हैं। तो यहाँ जब इसको ट्रांसलेट कर रहे हो आप तो इसका मतलब ये निकलेगा मैंगोज का स्वाद कैसा है, मीठा है, ठीक है। तो यहाँ पे ता है, ते है, ती है नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल ही यूज करना है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लो एक बार। अगला एग्जाम्पल देखो, ही इज लुकिंग सैड, और एक सेंटेंस हो ही इज लुकिंग एट देम। अब लुक है, इसके भी दो मतलब होते हैं। लुक का मतलब दिखना है या देखना है। फिर से वही बात है, अगर दिखना है इसका मतलब ये स्टेटिव है, अपने आप हो रही क्रिया है, ठीक है। अगर देखना है तो ये डायनामिक है, प्रोग्रेसिव वर्ब है, मतलब कोई व्यक्ति देख रहा है। जब ये डायनामिक है, डायनामिक मतलब गतिशील, तो उसमें आईएनजी लग सकता है, और जब स्टेटिव है तो उसमें आईएनजी नहीं लग सकता, सीधी सी बात है। अब आप सेंटेंस पढ़कर देखो कि कौन सा सेंटेंस सही है। ही इज लुकिंग सैड किया तो वह दुखी देख रहा है या दुखी दिख रहा है। तो यहां पे तो आप बोलोगे कि वह दुखी दिख रहा है, ये इसका ट्रांसलेशन हो रहा है। तो जब दुखी दिख रहा है ना, तो इसमें इज लुकिंग नहीं आएगा क्योंकि वो अपने आप दिख रहा है। तो इसलिए इसको तो रॉन्ग आप कहेंगे, और सही करने का तरीका होगा इसको काट के लुक्स करोगे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में लेके जाना पड़ेगा, और ही के साथ प्रेजेंट सिंपल में एस और यस जुड़ेगा। दूसरा जो सेंटेंस है ही इज लुकिंग एट देम, ये कह रहा है कि वह उन्हें देख रहा है। अब उन्हें देख रहा है, इसका मतलब देखने वाला ये व्यक्ति है, और ये देख रहा है तो डायनामिक वर्ब है, और डायनामिक वर्ब है तो लुकिंग हो सकता है। इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। आ रहा होगा समझ में? अगला एक और सेंटेंस देख लो। अगर मैं लिख दूं, ये हियर वाला तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, अलग से लिख दूंगा मैं, बाकी बता रहा हूं। जैसे जो लिख दिया जाए द डॉक्टर इज फीलिंग
द पेशेंट्स नर्व, द डॉक्टर इज फीलिंग द पेशेंट्स नर्व। ठीक है, अब यहां फील का मतलब भी वैसे ही दो तरीके से देखना है। फील का मतलब, फील का मतलब महसूस होना है या महसूस करना है। अगर ये महसूस करना है तो डायनामिक है, तब तो इसके साथ आईएनजी लगेगा। लेकिन जब ये महसूस होना है तो ये स्टेटिव है और इसके साथ आईएनजी नहीं लगेगा। तो इस सेंटेंस को पढ़कर देखो, डॉक्टर है वो पेशेंट की नाड़ी जो है, धमनी है, उसको फील कर रहा है, महसूस कर रहा है। कौन कर रहा है? डॉक्टर। इसका मतलब डायनामिक है, डायनामिक है तो फीलिंग सही है। तो ये वाला सेंटेंस तो आप यस मार्क यहां पे लगाएंगे, सही है। एक मैं यूं लिख दूं, द सरफेस इज फीलिंग स्मूथ, द सरफेस इज फीलिंग स्मूथ। अब ये कह रहा है कि सरफेस जो है, सतह जो है, वो महसूस कर रही है क्या कि वो स्मूथ है। स्मूथ का मतलब जो रफ नहीं हो, उबड़ खाबड़ नहीं हो, खुरदरा नहीं हो। तो क्या सरफेस फील कर सकती है, या सरफेस फील हो रहा है कि वो स्मूथ है? तो आप कहोगे कि सरफेस तो यहाँ पे फील हो रहा है, क्योंकि ये तो सरफेस फील नहीं कर सकता। इसका मतलब ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव है तो फिर ये गलत है, क्योंकि आईएनजी नहीं आएगा। तो क्या किया जाए, आईएनजी हटाकर इसको प्रेजेंट सिंपल में ले जाओ। सरफेस सिंगुलर है, इसलिए इसमें एस और एस जोड़ना पड़ेगा, क्रिया में फील्स कर दोगे। समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इतने एग्जाम्पल आपको दिए। एक ये हियर वाला ध्यान रखना, हियरिंग होता है लेकिन ये तभी होता है जब कोर्ट की सुनवाई हो, इसका मतलब, वरना हियरिंग नहीं होता कभी भी। हियरिंग डिवाइस होता है या तो, या कोर्ट की सुनवाई के लिए, कोर्ट में जो सुनवाई है उसके लिए हियरिंग होता है, या हियरिंग एड भी होते हैं। हियरिंग एड, हियरिंग डिवाइस, सुनने वाला जो आपके उपकरण आते हैं उसको कह सकते हैं, ये पॉसिबल है। वरना हियरिंग सुनने के अर्थ में आईएनजी मत लगाना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इंपॉर्टेंट बात ये थी। बाकी कुछ और क्रियाएं भी हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं लगाते। सो फार व्हाट हैव वी टॉक्ड, वी हैव टॉक्ड अबाउट ओनली वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और वर्ब्स रिलेटेड टू सेंसेज, केवल उन्हीं की बात की है। कुछ और कैटेगरीज भी हैं, उनकी बात भी बता देता हूं आपको। एक कैटेगरी है इसमें वर्ब्स ऑफ पजेशन। पजेशन का मतलब क्या होता है? रखना। पजेशन का मतलब होता है रखना। रखने के सेंस की वर्ब कौन कौन सी है, कौन कौन सी क्रियाओं का मतलब रखना होता है? तो एक होता है ओन, OWN, एक होती है बिलोंग। ठीक है, बिलोंग का मतलब भी संबंध होता है कोई चीज से। पजेज भी होता है, पजेज का मतलब रखना, पजेज से ही तो पजेशन बना है। एक हैव भी होता है। एक कंप्राइज होता है, कंप्राइज का मतलब होता है से मिलकर बना होना। आप वीडियो को पॉज करके जहां पर भी लिखना हो वो लिख लेना। कंप्राइज भी होता है, कंटेन भी होता है। कंटेन का मतलब होता है समाहित करना। तो ये रखने का सेंस ही देते हैं सभी क्रियाएं। कंप्राइज का मतलब होता है से मिलकर बना होना। कंटेन का मतलब होता है समाहित, जैसे किसी पात्र में कोई चीज है तो जैसे बाउल कंटेन्स वाटर, है ना, ऐसे ही कप कंटेन्स टी, ऐसे करके बोलते हैं। तो और कंप्राइज का मतलब मिलकर बना होना है, हैव का रखना है, पजेज का रखना है, बिलोंग का संबंधित होना है, ओन का मतलब स्वामित्व होना या रखना है। तो इन क्रियाओं के साथ भी आईएनजी नहीं लगेगा, ठीक है ना। इन क्रियाओं के साथ भी आईएनजी नहीं लगेगा। ये कौन सी क्रियाएं हैं? वर्ब्स ऑफ पजेशन है। पहली कैटेगरी कौन सी थी? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन था, परसीव कैसे करते हो, ग्रहण कैसे करते हो, उसकी बात थी उसमें। और उसमें आप एक क्रिया और भी ले सकते हो, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जो है ना, इसे मैंने ये तो लिखी ही है, हालांकि मैंने तो ये सेंसेस के विषय में लिख दिया। बाकी इसमें कुछ क्रियाएं और भी आती हैं, जैसे प्रेफर भी आता है इसके अंदर। प्रेफर में भी आईएनजी नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे आप। प्लीज भी आता है, प्लीज का खुश होना, तो इसमें भी आईएनजी नहीं लगता। ये भी वर्ड्स ऑफ परसेप्शन में ही आती हैं। प्रेफर में, प्लीज में भी आप आईएनजी नहीं लगाते हैं। ये हो गई आपकी वर्ब्स ऑफ पजेशन, ठीक है। अब एक होती है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, भी आप कैसा, मतलब स्टेट ऑफ माइंड जो बताती हैं वो क्रियाएं। वर्ब्स दैट लेट अस नो अबाउट
द स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड जो बताए उन क्रियाओं में भी आईएनजी नहीं लगता। भाई ये आपका बताएगा कि दिमाग में फिलहाल क्या चल रहा है ना, स्टेट ऑफ माइंड है, उसमें भी नहीं आएगा। जैसे बिलीव में नहीं लगता, ठीक है, नो में आईएनजी नहीं लगता। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं स्टेट ऑफ माइंड में आप इसके अलावा इसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूं मैं, स्टेट ऑफ माइंड भी कह दो और वर्ब्स ऑफ फीलिंग भी कर देता हूं मैं इसके अंदर। ये तो एक कैटेगरी है ही, एक लिख दो वर्ब्स ऑफ फीलिंग, जो आपकी फीलिंग बताए वो क्रियाएं। तो इसमें लव भी आ जाएगा, लाइक भी आ जाएगा, लव है तो हेट भी आ जाएगा, ठीक है। तो इन क्रियाओं में आईएनजी नहीं आता है। थिंक भी, जो कि ये स्टेट ऑफ माइंड ही है ना, सोचना, इसमें भी नहीं आता है। कई बार थिंक में आईएनजी आ जाता है। तो थिंक दो मतलब देता है। थिंक का एक मतलब तो होता है सोचना, जब सोचना है तो उसमें आईएनजी लग सकता है ना, सोचने में आईएनजी लग जाएगा। लेकिन जब इसका मतलब होगा लगना, प्रतीत होना, तो आईएनजी नहीं लगेगा। लगना, प्रतीत होना, इस सेंस में आईएनजी नहीं लगेगा। तो लव में, लाइक में, हेट में, थिंक में, बिलीव में, नो में, ये जनरली वो क्रियाएं हैं जो बार बार में परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती है। इनके साथ में आप आईएनजी नहीं लगाएंगे। इसके अलावा भी कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे कि अपीयर है, इसके साथ आईएनजी मत लगाना। सीम है, इसके साथ आईएनजी मत लगाओ, इनका मतलब प्रतीत होना होता है। साउंड है, इसके साथ भी मत लगाओ। इन तीनों का मतलब ही क्या है? प्रतीत होना। इन तीनों से ही मतलब क्या है? प्रतीत होना, ठीक है ना। तो इसके साथ जनरली हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। तो ये कुछ ध्यान रखना। थिंक वाला प्रश्न बहुत बार आता है, बिलीव वाला बहुत बार आता है, लाइक वाला आ जाता है ना। सरप्राइज में भी नहीं लगता आईएनजी। सरप्राइजिंग आप बोलोगे तो वो एडजेक्टिव फॉर्म होती है, मैं क्रियाओं की बात कर रहा हूं। सरप्राइज में आईएनजी नहीं लगता है, ठीक है। आश्चर्यचकित होना, शॉक में नहीं लगता है आईएनजी। शॉकिंग न्यूज होता है, शॉकिंग हो सकता है, लेकिन वो एडजेक्टिव होता है, मैं वर्ब की बात कर रहा हूं। तो ये कुछ क्रियाएं हैं ना जिसमें आईएनजी नहीं लगता है। तो ये थोड़ी वर्ब्स की कैटेगरी आप ध्यान रखेंगे। बाकी चाहे तो सीधा सीधा वर्ब्स को याद रख लो ताकि अपना काम हो जाए। बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जब परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे या फिर मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो उससे समझ में आपको आ जाएगा। तो ये कुछ था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। दो चीज़ें हमने कंप्लीट की हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनेट और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं। हम फिक्र ना करें, हम क्वेश्चंस देखेंगे तो सब कुछ ये रिकॉल हो जाएगा आपका। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट तीसरी चीज लेके चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला। प्रेजेंट परफेक्ट में जो वर्ब्स आती हैं वो आती हैं हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म। पता ही होगा इस बारे में तो आपको, हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म। एक काम की बात यह है कि जब भी आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट लेटर एच देखते हो, चाहे आपने हैज़ हैव में देखा हो, है ना, या फिर आपने हैड में देख लिया हो, या किसी मॉडल के साथ में आप हैव देखते हो, इन सब के साथ में हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। ये आपको ध्यान रख लेना है। जब भी आप एच देखते हो तो एच का फर्स्ट लेटर, जो मतलब हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट लेटर एच देखते हो, जैसे यहाँ पे हैज है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इन सब में थर्ड फॉर्म आएगी। और इसको याद किया जा सकता है क्योंकि एच बनता ही 3 लाइनों से है। ये एक लाइन फर्स्ट फॉर्म, ये दूसरी लाइन सेकंड फॉर्म, ये तीसरी लाइन थर्ड फॉर्म। तो 3 लाइनें हैं इसलिए थर्ड फॉर्म ही आती है। ऐसा आप याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, एक जुगाड़ बता रहा हूँ। बाकी तो आपको याद रखना है कि परफेक्टिव एस्पेक्ट है, परफेक्टिव मतलब पूर्ण है, और पूर्ण करने के लिए आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। जो एक मॉडल सेंटेंस हमने लिया था, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेलता है, तो यहां लोगे उसने क्रिकेट खेल लिया है, या तो ऐसा लोगे उसने क्रिकेट खेल लिया है। इस प्रकार के वाक्य बनेंगे इसमें। या फिर इसमें जो सेंटेंस बनेंगे वो ऐसे ही बन सकते हैं, वह क्रिकेट खेल चुका है, वह क्रिकेट खेल चुका है। तो ये 2 तरह के वाक्य बनेंगे। तो इसके कीवर्ड्स क्या होंगे फिर? तो इसके कीवर्ड्स या तो
आ ई या ए के साथ है आएगा, आ ई या ए लगाकर है लगा सकते हो, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं ये लगा सकते हो। चुका है, चुकी है, चुके हैं। और याद रखें सब के सब क्रियाओं के बाद में, क्रिया के अलावा कुछ है तो फिर आप इस टेंस में इंक्लूड नहीं करेंगे, किसी टेंस की बातें नहीं करते फिर तो अपन। टेंस का मतलब ही वर्ब है, ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे आ की मात्रा है और है और यहाँ चुका है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है और परफेक्टिव एस्पेक्ट है ना। एस्पेक्ट दो होते हैं, प्रोग्रेसिव, परफेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे आई अगर हो, वी हो, यू हो या दे हो या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, इनमें से कुछ हो मान लो, तो सब आपको क्रिया लगानी है क्या, हैव। अगर आपके पास सब्जेक्ट्स हों, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता और बताने वाला भी कोई नहीं होता, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ही, शी, इट किसी का नाम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, इन सब के साथ में क्या लगाना है, हैज। ठीक है, इन सब के साथ हैज लगेगा, इनके साथ हैव लगेगा, इतना पता होना चाहिए। एक बार लिखेंगे, फिर इस सेंटेंस के 4 टाइप बनाएंगे, फिर तीनों टेंस के सेंटेंसेस को ध्यान रखकर एक और एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये जो वाक्य आपने लिखा है, वह क्रिकेट खेलता है, तो क्या बनेगा, सॉरी, उसने क्रिकेट खेल लिया है, खेल चुका है या लिया है, आ ई ए के बाद में है तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, ही के साथ हैज लगेगा। थर्ड फॉर्म देखो काम आएगी अब, प्लेड और क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट। दूसरा बनाओगे, उसने क्रिकेट नहीं खेला है, वह नहीं खेल चुका है, तो ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, क्या वह क्रिकेट खेल चुका है, क्या उसने क्रिकेट खेल लिया है, किसको बाहर निकालना है, हेल्पिंग वर्ब को, तो हैज ही प्लेड क्रिकेट। और क्या वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है, तो नेगेटिव सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालो, हैज ही नॉट प्लेड क्रिकेट या फिर हैजंट ही प्लेड क्रिकेट, ये सब बनाओगे आप। तो ये 4 टाइप आपके हो गए हैं, समझ में आ रही है बात। इस प्रकार से ये चारों टाइप बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के। 3 तरह के सेंटेंस आपने सीखे हैं, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, नहीं खेलता है, ही डजंट प्ले क्रिकेट। फिर आप कंटिन्यूअस में गए तो वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, नहीं खेल रहा है तो ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। इधर आओगे तो ही हैज प्लेड क्रिकेट। अब एक चीज आप समझना, ये जो टेंस है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक और नाम देते हो, कुछ जगह पे आपको हो सकता मिल जाए, ये प्रीसीडिंग पास्ट है। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाला, प्रीसीडिंग पास्ट, जो अभी अभी गुजरा है वो पास्ट। तो ये एक तत्काल भूतकाल है, कह सकते हो, है ना। पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ा सा अंतर आता है। अगर मैं इसको है को हटा दूं, सपोज करें इसी सेंटेंस से मैंने है को हटा दिया, उसने क्रिकेट खेला ऐसा कर दिया, खेल लिया, खेला, तो फिर पास्ट इंडेफिनेट आएगा और है लगा हुआ है तो प्रेजेंट है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। वह क्रिकेट खेल चुका, पास्ट इंडेफिनेट, चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने ये लेसन पढ़ा दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, पढ़ा दिया, पास्ट इंडेफिनेट। वह आया, पास्ट इंडेफिनेट, वह आ चुका है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। इतना सा ध्यान रखेंगे, पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ा सा ही अंतर है, ये रिसेंट पास्ट है, अभी अभी ऐसा हुआ है। मैंने इस स्लाइड पे कुछ लिख दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। लिखा पास्ट में, थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए इसमें क्या हिंट्स चाहिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट लगाने के लिए। तो कुछ तो कन्वेंशनल हिंट्स की बात करेंगे और कुछ आजकल की परीक्षाओं में आने वाले हिंट्स की बात करेंगे। कुछ कन्वेंशनल हिंट्स इसके होते हैं, यट, यट को हिंदी में बोलते हैं अब तक, और ये नेगेटिव होता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। एक होता है जस्ट, अभी अभी, जस्ट का मतलब है अभी अभी। एक सो फार, सो फार का मतलब होता है अब तक। ठीक है, ऑलरेडी का मतलब पहले ही, ये पता ही होगा वैसे तो। फिर आप लिखोगे अप टू नाउ, अब तक। ठीक है, टिल नाउ भी किया जा सकता है, अब तक।
ऑफ लेट, इसको ओ पढ़ते हैं, मैंने किसी क्लास में बताया भी था, ऑफ नहीं पढ़ते, ऑफ के लिए ओ डबल एफ होता है, ओ एफ ओ या औ बोलते हैं। ऑफ लेट का मतलब होता है हाल ही में। अच्छा जी, और इसमें लेटली, इसका मतलब भी हाल ही में होता है। अच्छा याद रखिएगा, ये जो ऑफ लेट है या लेटली है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही आते हैं खाली, केवल प्रेजेंट परफेक्ट में रट सकते हो यहां से, लेटली और ऑफ लेट केवल प्रेजेंट परफेक्ट में। कुछ हिंट्स तो इधर उधर भी हो सकते हैं कई बार, लेकिन ये कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर चिपके रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसमें एवर भी आ सकता है, कभी भी के अर्थ में, ठीक है, कभी भी, आज तक, इस प्रकार के अर्थ में, कभी भी, ठीक है। इसके अलावा रिसेंटली भी आ जाता है, रिसेंटली वैसे पास्ट इंडेफिनिट में भी आ जाता है कई बार। ये कुछ हिंट्स हैं जो कन्वेंशनल हिंट्स हैं, पारंपरिक हिंट्स हैं इसके, जो आप किताबों में देखेंगे। आजकल कुछ हिंट्स और आ रहे हैं इसमें, वो मैं अलग कलर से लिख देता हूं। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, या फिर दे रखा हो दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, ऐसा करके कुछ दे रखा हो, दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, है ना, दिस इज द लास्ट टाइम, ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, दे लगा हुआ है सब में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं, ऑर्डर बताते हैं, सीक्वेंस बताते हैं, इसलिए दे लगा हुआ है। ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एक और याद रखेंगे, इन, देखो लास्ट के साथ में इन दे रखा हो, इन लास्ट, फिर आपको टाइम दे रखा हो, जैसे इन लास्ट 2 डेज मान लो, ये दे दिया, इन लास्ट 1 मंथ, ऐसा दे रखा हो। लास्ट होता केवल तो सेकंड फॉर्म लगाते, मैंने कहा था थोड़ा सा अंतर है, यहां पे भी ध्यान रखना है। सीडीएस में एक प्रश्न आ गया था, इन लास्ट 2 डेज, है ना, इन नहीं हो, केवल लास्ट 2 डेज हो तो सेकंड फॉर्म आ जाती, इन लगाया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, वो चीज क्या है, वो मैं आपको लिख देता हूं, कि 2 क्लोज हों, 2 उपवाक्य हों, और 2 उपवाक्यों में लेफ्ट हैंड साइड आपको लगाना होता है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, बीच में कंजंक्शन आ जाता है सिंस, और राइट साइड आ जाती है सेकंड फॉर्म। ये 3 चीजें ध्यान रखेंगे। अगर लेफ्ट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, बीच में सिंस है, राइट साइड सेकंड फॉर्म आएगी। हो सकता है ऐसा पूछ ले कि सिंस के साथ सेकंड फॉर्म है तो इधर हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। ये प्रश्न भी बहुत काम का है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देके बताऊं इसका, जैसे आई हैव नॉट रेड एनीथिंग सब्सटेंशियल यट। सब्सटेंशियल होता है मतलब कुछ इंपॉर्टेंट, मान लो डिग्री में, संख्या में, मात्रा में ज़्यादा जो होता है उसको सब्सटेंशियल बोलते हैं। तो मैंने कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है अब तक, तो यट आ रहा है साहब इसके अंदर, यट आएगा। यट मैंने बताया था कि नेगेटिव टोन का वर्ड है, ठीक है, तो नोट आ रहा है इसके अंदर। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, बस प्रोनाउंसिएशन अलग है। रीड, रेड, रेड, तीनों फॉर्म सेम है। जो आपने वर्ब वाली छोड़ी है जगह, वहाँ पे लिख लेना, नहीं पता हो तो। रीड, रेड, रेड, फॉर्म सेम है, बस बोलने का तरीका अलग है। इसके बाद में जैसे मैंने लिख दिया, ही हैज़ गॉन फ्रॉम हेयर जस्ट नाउ, तो जस्ट आ गया और नाउ भी आ रहा है। तो जस्ट आ जाए ना तो नाउ वाला फॉलो नहीं करना है, जस्ट वाला ही फॉलो करना है। अभी भी वो गया है यहाँ से, ही के साथ हैज आएगा, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, गो, वेंट, गोन, पता ही है आपको, ठीक है। ये सब नोट करिए एक बार। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके बाद जैसे मैं लिख दूं, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव कम हियर, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव कम हियर। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम हो, सेकेंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो, ऐसा कुछ भी हो तो हैज हैव लगेगा। यू को देखकर हैव लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम है, कम, केम, कम होता है ना। ऐसे मैं लिख दूं, ही हैज रेड 2 novels इन लास्ट 3 days, उसने पिछले 3 दिनों में
2 नॉवेल पढ़ लिए हैं, तो इनके साथ लास्ट आ रहा है और फिर ये टाइम आ रहा है, तो हैज़ हैव लगेगा, ही के साथ हैज़ है, रीड की तीनों फॉर्म सेम होती ही है, पढ़ेंगे इसको रेड, ही हैज़ रेड 2 नॉवेल्स इन लास्ट 3 days। ठीक है, एक और देखिए, इट हैज़ बीन 4 days, it has been 4 days since I watched TV। तो 4 दिन हो गए हैं टीवी देखे, ये इसका मतलब हुआ हिंदी में। और आप देख सकते हैं हैज के साथ थर्ड फॉर्म है लेफ्ट साइड में, सिंस बीच में है, और यहाँ देखो सेकंड फॉर्म है। बताया था कि 2 क्लोज समझते हो, उपवाक्यों को बोलते हैं क्लोज, है ना। क्लोज का मतलब है सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। कितने सब्जेक्ट और कितनी वर्ब हैं उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने क्लोज हैं। जैसे यहाँ देखो, ये सब्जेक्ट है इट, क्रिया जिसको देखकर लगे वो सब्जेक्ट बताया गया था आपको, ये वर्ब है इसकी, तो सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब नंबर 1, यहाँ ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब नंबर 2, ये इसकी वर्ब है। तो 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब हैं, इसका मतलब क्लोज भी 2 हैं। 2 क्लोज हैं तो सिंस तो कंजंक्शन है, जोड़ रहा है दोनों क्लोजेस को, तो आई से लेकर टीवी तक एक क्लोज हो गया। इधर इट के साथ हैज़ बीन 4 days, ये दूसरा क्लोज हो गया, सिंस हो गया कंजंक्शन। तो बताया था कि इसके लेफ्ट में क्या आएगा, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये हैज़ है और ये थर्ड फॉर्म है। बी के बारे में बताया गया था, इज़-एम-आर होता है, वॉजवर होता है, बीन होता है, बीइंग होता है, बी होता है, और यहाँ सेकंड फॉर्म दे रखी है आपको। टीवी देखने के लिए जनरली हमें वॉच का प्रयोग करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। टीवी देखो, कोई भी लाइव प्रोग्राम देखो, या फिर कोई ध्यान से कोई चीज़ को देखना है तो उसके लिए वॉच का प्रयोग करना है, सी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादा आइडियल प्रयोग माना जाता है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या याद रखोगे, ये सारे एडवर्बियल्स याद रखोगे। प्रीसीडिंग पास्ट होता है, याद रखिए, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, ली, आ, ई, ए के बाद है आएगा। अगर है हटा दोगे तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। जैसे ये वाला सेंटेंस देख लो, ये वाला जो एक मैंने बताया है एडवर्बियल, अगर इन हटा दोगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, अदरवाइज ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, अब एक बार के लिए हम इसके अंदर कुछ सेंटेंसेस देखते हैं कि क्या आप कर पाते हो। अभी तक जो हमने सीखा है, सो फार व्हाट वी हैव लर्नड, अब देखो मैंने बोला है सो फार व्हाट वी हैव लर्नड, जो कुछ भी हमने सीखा है, हैव लर्नड मैंने यूज़ किया, सो फार के साथ प्रेजेंट परफेक्ट आता है। सो लेट अस सी, आर यू एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस और नॉट। ही इज़ ऑनिंग ए कार, आपको बताना है कि गलतियां हैं तो कहाँ पर हैं और कैसे ठीक की जा सकती है। ठीक है, अभी ये पैटर्न आपके एग्जाम का नहीं है, आपके परीक्षा में तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करके मिलेगा सेंटेंस, लेकिन हम एक बार देख रहे हैं, वो आपको मैं लास्ट में करवाऊंगा कैसे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये गलत हो गया सेंटेंस, क्योंकि इज ऑनिंग मैंने कहा था कि जो वर्ब्स ऑफ पोजीशन होती हैं, रखने का जो सेंस देती हैं, वहाँ पे हम आईएनजी नहीं लगाते हैं, तो ऑन के साथ में हम आईएनजी नहीं लगा सकते। समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही ऑन्स। ठीक है, ही ऑन्स अ कार, और इसका मतलब क्या है, उसके पास एक गाड़ी है। दूसरा है आई एम नॉट मीनिंग दिस, ये मीन वाला भी वहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जो मैंने वर्ब्स लिखवाई हैं जिसमें आईएनजी की बात हमने की है, तो मीन में भी आईएनजी नहीं लगता, तो मेरा मतलब ये नहीं है, ये इसका मतलब है। और यहाँ पे करोगे आई डू नॉट, और यहाँ करोगे मीन, क्योंकि मैं प्रेजेंट सिंपल में लेके जाऊँगा इसको। जिस क्रिया में आईएनजी नहीं लगता है तो उसका क्या इलाज था, क्या चारा हमने यूज़ किया था कि हमने इनको प्रेजेंट सिंपल में रखा था। तो प्रेजेंट सिंपल क्या बनेगा, डू डज से बनेगा नेगेटिव वाक्य, आई के साथ क्या लगेगा, डू, डू के साथ कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म, आई डू नॉट मीन दिस, मेरा ये मतलब नहीं है। शी रिटर्न जस्ट नाउ, अभी हमने देखा जस्ट, जस्ट को हिंदी में कहते हैं अभी अभी, और इसके लिए क्या आएगा, हैज रिटर्न्ड, शी हैज रिटर्न जस्ट नाउ। समझ रहे हो। फिर है विनय डिड नॉट मेंडेड द पंक्चर्ड टायर ऑफ हिज कार, यट, यट नेगेटिव होता है बताया मैंने आपको, तो नॉट तो आ ही रहा है, लेकिन यट आता प्रेजेंट परफेक्ट में है, यहाँ हमने लगा दिया है प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, डिड सेकेंड फॉर्म होती है, आगे पढ़ोगे समझ में आएगा आपको। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, हैज हैव। विनय नाम है, क्या लगाओगे, हैज, तो हैज लगाओ। मेंड की तीनों फॉर्म्स देखो, मेंड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मरम्मत करने को बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म बनेगी मेंडेड, थर्ड फॉर्म बनेगी मेंडेड। मरम्मत करना, मेंड, मेंडेड, मेंडेड। ठीक है, तो विनय हैज नॉट मेंडेड द पंक्चर्ड टायर, टायर कौन सा, पंक्चर्ड, ईडी लग रहा है, थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। तो अभी तक उसने अपने पंक्चर्ड टायर को मेंड नहीं किया है, उसकी रिपेयरिंग नहीं की, उसको मरम्मत नहीं किया है। दिस इज द बेस्ट बुक आई एवर रेड,
एवर के बारे में बताया था कभी भी। तो ये सर्वश्रेष्ठ बुक है, जितनी भी बुक मैंने आज तक पढ़ी है ना उनमें सबसे अच्छी बुक है। तो एवर होता है तो क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, हैज़ हैव। आई के साथ क्या लगेगा, हैव, और थर्ड फॉर्म दे रखी है आई हैव एवर रेड, आई हैव एवर रेड। ठीक है, ही ऑलरेडी हैज़ हिज ब्रेकफास्ट, ऑलरेडी आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। और ये आपकी मैन वर्ब है यहाँ पे, आपको पता ही होगा हैज़ हैव का मतलब मैन वर्ब भी होता ही है। और आप नाश्ता करने, लंच करने, डिनर करने के लिए हैज़ हैव लगा सकते हो, टेक भी लगा सकते हो, ईट भी लगा सकते हो। क्या बताया, खाना खाने के लिए ईट भी हो सकता है, टेक भी हो सकता है, हैज़ हैव भी हो सकता है। जैसे आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8, मैं 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। ही हैज़ हिज लंच एट 2, वह 2 बजे लंच करता है। ऐसे बना सकते हो सेंटेंस। ऑलरेडी है तो हैज़ हैव लगेगा, ही के साथ में क्या लगाओगे, हैज़, तो ही हैज़ ऑलरेडी। अब ये हैज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है और ये मैन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड। हमने डिस्कस किया है इस बारे में, मैंने लिखवाया है, मुझे याद आता है कि हैज़ हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हैव जिसमें से बेस फॉर्म होती है, मैं लिख देता हूँ, हैव होती है बेस फॉर्म, हैज़ हैव होती है फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म हैड है, पास्ट पार्टिसिपल हैड है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग है। ये सब बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हैड हो गया, ही हैज़ ऑलरेडी हैड हिज ब्रेकफास्ट, उसने पहले ही अपना नाश्ता कर लिया है, ये इसका मतलब है। इनका सबको पॉज करके नोट डाउन करना है आपको। अब आ जाते हैं अंतिम सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन वोकैबलरी पर। और वोकैब में टुडे व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न, बारबेरिक, वेंचर्ड, एबोलिशन, substantiate and ogre. These 5 words you will learn. एक बार आप देखो कितने वर्ड्स आपको अभी तक पता हैं। अब देखिए, इसमें पहला शब्द है बारबेरिक। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है वोकैब में, आप वर्ड कैटेगरी को आइडेंटिफाई करें क्या है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, वर्ड कैटेगरी फाइंड आउट करना आ गई तो बहुत बड़ी बात है ये। देखो यहाँ पे ए डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद 3 शब्द हैं, 1 2 3। तीनों शब्द नाउन है, ये वाला नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले आता है एडवर्ब, और एडवर्ब में एलवाई आता है, बताया था मैंने आपको। तो ये एडजेक्टिव हुआ, तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं कि एडजेक्टिव है बारबेरिक। व्हाट डज इट मीन, तो बारबेरिक का मतलब होता है सैविज, या फिर कह सकते हो क्रूअल, या फिर कह सकते हो ब्रूटल। मतलब एकदम निर्दयतापूर्ण जो है, निर्दयी है, असभ्य है, क्रूर है, जंगली है, इसको बोलेंगे बारबेरिक। ठीक है, अगर आपको कोई बारबेरिक बोले या आप किसी को बोलें, इसका मतलब ये नेगेटिव टोन का वर्ड है, आप उसके स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। जंगली टाइप के व्यक्ति को बारबेरिक कहा जा सकता है। क्या मतलब हुआ सेंटेंस का, एक पर्टिकुलरली का मतलब होता है स्पेसिफिकली, विशेष रूप से। बारबेरिक का जंगली है, एक्ट का मतलब कार्य है, ऑव का मतलब का के या की होता है, वायलेंस का हिंसा है। तो एक विशेष रूप से कैसा कार्य है हिंसा का, बड़ा ही पाश्विक प्रवृत्ति का क्रूर एक कृत्य है, हिंसात्मक कृत्य है। ईच टाइम आई वेंचर टू स्पीक आई वॉज इग्नोर्ड, वेंचर देखना है। वेंचर में आई जो है वो सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, और वैसे भी ईडी लगा हुआ है। मैंने आपको बताया भी था पिछले सेशंस में कि ईडी अगर दोनों में हो तो वो रेगुलर वर्ब होती है, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो उसको सेकंड फॉर्म मानना होता है। तो यहाँ वेंचर्ड है वो सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो वेंचर है सेकंड फॉर्म, तो वेंचर लिखिएगा, ये है क्रिया। इसके अंदर वेंचर का मतलब होता है डेयर या हैव करेज, मतलब साहस करना, हिम्मत करना, हैव करेज टू डू समथिंग, हिम्मत दिखाना, हिम्मत करना, हिम्मत दिखाना, ये मतलब है वेंचर का। अब आप आइए, क्या मतलब हुआ इसका कि ईच टाइम आई वेंचर टू स्पीक, हर बार जो मैंने कोशिश करी बोलने की, आई वॉज इग्नोर्ड, तो मुझे इग्नोर कर दिया गया, मेरी उपेक्षा की गई, मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, नेग्लेक्ट किया गया। ही फॉट फॉर एबोलिशन, एबोलिशन नाउन है, दिख ही रहा होगा, ये आप TION से ही पता लगा सकते हो। आप यहाँ फॉर प्रेपोजिशन है,
प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, उससे ही पता लगा सकते हो कि नाउन है। तो तीसरा शब्द हमारे पास आया एबोलिशन। एबोलिशन इज अ नाउन। ठीक है, एबोलिशन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एंडिंग, या इसका मतलब होता है स्क्रैपिंग, या इसका मतलब होता है टर्मिनेशन। एक प्रकार से समाप्ति की क्रिया, किसी चीज को समाप्त करने की प्रोसेस। तो समाप्ति को बोलते हैं क्या? एबोलिशन। एबोलिश करने का प्रोसेस है। एबोलिश का रद्द करना, समाप्त करना, कानून आदि के लिए आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ही फॉट फॉर एबोलिशन ऑफ द डेथ पेनल्टी इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में मौत की सजा एक सजा का प्रकार है। तो डेथ पेनल्टी को एबोलिश करने के लिए वो लड़ा, कि उसने चाहा कि डेथ पेनल्टी को हटा दिया जाए, स्क्रैप कर दिया जाए पूरी तरीके से। इसके लिए उसने लड़ाई लड़ी। दिस लिटिल साइंटिफिक एविडेंस टू सब्सटेंशिएट। यहाँ देखिए टू है, तो क्या संभावना बनती है? टू के साथ या तो प्रेपोजिशन मानकर इसको ऑब्जेक्ट मानो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट है सब्सटेंशिएट का। ठीक है, इन्फिनिटिव है ये, टू के साथ बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म है तो सब्सटेंशिएट क्या मतलब होगा वो समझिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है। सब्सटेंशिएट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है रेटिफाई, या इसका मतलब होता है कोरोबोरेट, या इसका मतलब होता है कंफर्म। तो फिर हिंदी में क्या कह दिया जाए? पुष्टि करना। पुष्टि करना, किसी चीज की पुष्टि करना, किसी चीज को कंफर्म करना, किसी चीज को वेरीफाई करना। वेरीफाई करना भी कह सकते हो, सत्यापित करना। ठीक है, ये कहलाता है सब्सटेंशिएट। रेटिफाई, कोरोबोरेट, कंफर्म, वेरीफाई। और रेटिफाई तो बहुत बार परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब हुआ? दिस लिटिल साइंटिफिक एविडेंस, मैंने बताया था पिछले सेशन में ही कि जब लिटिल के पहले कुछ नहीं हो तो उसको नो मान लीजिए। तो कह रहा है कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। एविडेंस के बारे में क्या बताया था कि अनकाउंटेबल होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे इज लग रहा है। देयर से स्टार्ट होता है ना, तो क्रिया पहले लग जाती है। इन्वर्जन बोलते हैं इसको, ही बताया था, क्रिया कर्ता से पहले आए तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो बिल्कुल भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है किस चीज़ के दावों की पुष्टि करने के लिए। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर वो सीम टू ऑगर वेल। टू के साथ में ये भी बेस फॉर्म है, ये एडवर्ब है वेल, तो ये क्रिया हो गई ऑगर। ऑगर है क्रिया, इसका मतलब क्या है? बोर्ड। ठीक है, इसका मतलब है फोरटेल, मतलब एक प्रकार से पूर्वानुमान बताना, पूर्व संकेत देना, पूर्वानुमान देना, पूर्व संकेत देना, ये इनके मतलब है। पूर्व संकेत देना या पूर्वानुमान देना। फोरटेल हो सकता है, बोर्ड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो कोल्ड वॉर के एंड हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हुई, तो ये ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो क्या है, बहुत अच्छा संकेत मिल रहा हो। तो ये अच्छा संकेत था मतलब। ये था सब आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, अगले टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से करेंगे शुरुआत। ये सारी वोकैब याद करके रखना, तभी जाके वो चीज़ें बहुत बेहतर आपको समझ में आएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन।